विधायिका के या संसद के दूसरे भाग की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम लोग छोटे छोटे बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले संसद से संबंधित कुछ प्रस्ताव होते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जैसे स्थगन प्रस्ताव या कार्य काम रोको प्रस्ताव, शून्यकाल, प्रश्नकाल। संसद की कुछ समितियां हैं इंपॉर्टेंट, और साथ में संसद का विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक है, धन विधेयक है, उसका भी डिस्क्राइब अभी तो मैं के तहत अध्ययन किया। तो अलग से छोटे छोटे रूपों में हम लोग फिर संसद का जो सभापति वगैरह सब होते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, जैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो ऑलरेडी जहाँ जो पढ़ लिए हैं तो पढ़ लिए हैं, तो नहीं पढ़े हैं उसका थोड़ा सा छोटे छोटे बिंदु के ध्यान में रखते हुए उन सबको मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। और एक बड़ा चैप्टर, और ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके बताओ जी, संसद, लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे क्या? संसद आ जाइए, लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक है, आप कहाँ तक सहमत हैं? ये भी हो जाएगा इनको। क्या हाल के दशकों में ऐसा देखा जा रहा है, संसद का अवमूल्यन और इन अवमूल्यन के कारकों को चिन्हित करें और सुझाव दें कि वर्तमान संसदीय व्यवस्था और को कैसे मजबूत बनाया जाए। तो आप उन चीजों को सोचिएगा, ठीक है कि नहीं, तो आपके आंसर बने। इन सब बिंदुओं की हम जानकारी अभी आप देने जा रहे हैं। तो लिखते हैं, पढ़िंग शुरू, लिखते हैं संसद से संबंध विभिन्न प्रस्ताव। संसद से संबद्ध विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न प्रस्ताव, संसद से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव। कैसे? ऐसे सबसे पहले लिख देंगे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव संसद से संबंधित प्रस्ताव है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अविश्वास प्रस्ताव। और यह अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास प्रस्ताव में तो तीन बातें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। अजय याद, सबसे पहले क्या है? ये लोकसभा में लाया जा सकता है। किसके द्वारा लाया जाता है? पक्ष के द्वारा लाया जाता है। आराम से आराम से आराम, पक्ष के द्वारा लाया जाता है। पक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है कि नहीं? भी इंटरव्यू का हिस्सा, कैसे आते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, सब एकदम अभी बढ़ता है। ठीक है? आते तो आप ऐसे कि आवाज तक नहीं होती, स्थान नहीं। चलिए, खैर कहाँ थे हम लोग? हाँ, लोकसभा और विपक्ष। मेरी बातों पे हंसी आ रही है। हाँ, लोकसभा का छात्र आजकल मैं 2-4 दिन के सही समय पे आपको सलीके से सबके साथ आएगा कि अदब के साथ अपनी रहेगा नहीं, तो आपको
क्या दिया? सिर्फ ये संसद आई विधायिका थोड़ा ही पढ़ाते हैं। और ठाकुर आओ, क्या है हो? क्लास कर रहे थे अजी? क्लास 1:30 से चल रहा है। व्हाट्सएप पे नहीं हो क्या? क्यों नीरज जी? क्या पहले नीरज व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है? पहले इसको वाह। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पक्ष के द्वारा लाया जाता है, वो सब तो चर्चा होगी ही, क्या कि नहीं? हाँ, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और तीसरा क्या है? 6 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। वेरी गुड। कौन बोला 50? 50 सदस्य होने, 50 सदस्य होने चाहिए, क्या कि नहीं? तो ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 बातें अविश्वास प्रस्ताव में कभी, और अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पूछेगा आपसे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट यही पड़ता है कि लोकसभा, सरकार गिर गई, सरकार फिर कोई बनाने की स्थिति नहीं रहा, लोकसभा को अंत में राष्ट्रपति क्या करेंगे? भंग कर देंगे। तो अस्थाई सदन है, वही ना भंग होगा। लिखेंगे चौथा पॉइंट, पारित हो जाने पर, पारित हो जाने पर सरकार भंग। प्रभाव है। तब आगे के लिए भी पूछा जा सकता है, के लिए तो है ही, आगे के लिए भी पूछा जा सकता है। तीसरे चरण में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये कहाँ बताए? बात बताए। चल उसको क्या करना है, एक्सरसाइसिस करना सीखो। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। फिर लिखिएगा कार्य स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है? कार्य स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इसको कहते हैं हम लोग काम रोक। काम रोक, बार कहें कि मुंह मत खोलो। ठीक है, याद रखिए क्या प्रस्ताव है ये? काम रोको या कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये कहाँ लाया जा सकता है? किसी भी सदन में। ये कहाँ लाया जा सकता है? कितने सदस्य ला सकते? वेरी गुड, एक सदस्य भी ला सकता है। गुड, ठीक है कि नहीं? एक सदस्य भी ला सकता, लेकिन चर्चा कब होगी? पहले तो ये लिख लो, एक सदस्य भी आ सकते हैं। दूसरा है, दूसरा है चर्चा तभी होगी जब 50 सदस्यों की सहमति हो। लिखेंगे चर्चा तभी होगी जब न्यूनतम 50 सदस्य की सहमति हो। चर्चा तभी जब न्यूनतम 50 सदस्य की, 50 सदस्य की सहमति। ठीक है, लिख लिए थे। अब लिख लिए। और चौथा है कि कार्य काम रोको कब होगा, किस परिस्थिति में? जब जनहित का मुद्दा होगा। जनहित का मुद्दा क्या होगा? कि छठ के अवसर पर हजारों लाखों यात्री बिहार जाते हैं और 100 यात्री ट्रेन में कट कर मर जाते हैं। ठीक है, इतनी भीड़ होती है
कि सामान आगे रहता है और व्यक्ति पीछे रहता है। ये जनहित का मुद्दा है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? फ्यूचर प्लान क्या है सर? सरकार कहेगा ना कि हम 1000 ट्रेन अलग से अगले साल से चल, ठीक है कि नहीं? हम तेज गति की ट्रेन चलाएँगे, हम बैठने वाला ट्रेन चलाएँगे, कुछ ना कुछ तो सरकार कहेगी, ठीक है कि नहीं? तो वो यही है आपका क्या तब तक काम रुका, जनहित के मुद्दे। कौन से मुद्दे पे होगा? जनहित के मुद्दों पर। हो गया? अब आ जाइए, ये तो काम रोको था। कौन रोको था? चौथा है निंदा प्रस्ताव। देखिए क्या है? तो हो गया। विश्वास प्रस्ताव नहीं हो गया? विश्वास प्रस्ताव नहीं पढ़ाए हैं? पहले ही हो गया ना? विश्वास प्रस्ताव में उतनी ही बातें लिखना है, क्या ही दिए थे। और चौथा लिखे निंदा प्रस्ताव। निंदा, कोई बात नहीं यार। निंदा प्रस्ताव, ठीक है? निंदा प्रस्ताव में क्या लिखेंगे? किस सदन में लाया जा सकता है? बताओ, किसी भी सदन में। शंकर जी जो है सो आप वो में थे, क्या बोले लोग, मैं समझ गया बेचैनी है तो लिखो किसी भी सदन में। एक चार्ट बना लेना इसका, जिससे कि भूलोगे नहीं कभी। हमको भेज देना चार्ट, बच्चों को भी भेज दे, थोड़ा मेहनत करो। तुम लोग सब काम चाहता है मास्टरे साहब से कराना, अपने करो कुछ कुछ। चार्ट वार्ट बनाना, प्रेजेंटेशन नहीं होता है। देखते हैं आजकल का बच्चा सबका इतना बढ़िया नोट सब रहता है कि मन खुश है कि नहीं? आप लोग तो नंबर ही प्रेजेंटेशन पे है। मेंस वगैरह में जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा उतना बढ़िया आप लिखिए, ठीक है कि नहीं? कई लोग भेजते हैं कॉपी, लेकिन प्रेजेंटेशन गायब रहता है। कम से कम नोट जब बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बना लीजिए। परीक्षा भवन में भले गायब हो जाए समय के दबाव में, लेकिन नोट तो आप प्रेजेंटेशन के साथ में बनाइएगा। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं? अभी भी 2-3 क्वेश्चन देंगे, हम तो रोज दे रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, भले आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो क्वेश्चन मेंस के कई जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, उन लोग को मैं जरूर भेज देता हूँ। जो गंभीर अभ्यर्थी है, जो इंटरव्यू से रिटर्न है, 5 नंबर से फेल है, वो सब जरूर भेजता है, तो लग जाता है। देखियो, उसको कम्पीट करना है, वो बस कम्पीट करने के दहलीज पे खड़ा है, तो उसको अभी भेजेंगे क्वेश्चन, रात तक भेज देगा वो। हो सकता है कुछ 2 घंटा में ही। एक आज़ाद नाम का लड़का है, वो 2 ही घंटा में भेज देता है। भेजते हैं और लगता है बैठा ही रहता है, क्योंकि ऐसा मेरा कोई फिक्स रहता नहीं है कि मैं अभी भेजूँगा। ये दिखाता है उसकी प्रतिबद्धता, कि वो कितना जागरूक है और किस रूप में वो स्टडी कर रहा है, ठीक है कि नहीं? आप लोग का 10 दिन हो गया, आज तक एक क्वेश्चन जो कोई भेज दिया हो। अभी प्रियदर्शी जी दिखाने आ रहे थे, हम क्या अच्छा चलो ना हम आ रहे हैं, उसका लास्ट में देख देंगे। वो 5 मिनट मेरे लिए होता है जैसे तुम्हारे लिए होता है हल्का होने का, हमारे लिए भी तो हल्का होने का। चाय पी रहे हैं थोड़ा, नहीं गप कर रहे हैं, तो फ्रेश रहेंगे तब ना फिर आगे परिचर्चा होगी। चलिए ठीक है। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। देखो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति के द्वारा भी, एक व्यक्ति के द्वारा भी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध, एक मंत्री, एक मंत्री, एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध, संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो जानकारी दे दे कि आप पूछेंगे, हम जैसे अब इंटरव्यू के लिए भी बताते हैं, तो मैं पूछ दूं कि अच्छा बताओ जी, यदि एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाए क्या होगा? तुम कहोगे सर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्थिति में मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। ऐसा उदाहरण पूर्व में देखे गए हैं, जैसा कि पवन बंसल कांग्रेस की सरकार में रेल मंत्री थे, और उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और जब निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, के उपरांत उन्हें लोकसभा की मंत्री पद की पद से त्यागपत्र देना पड़ा। सर, क्या दिक्कत? 2 बातें बतानी है।
ठीक है कि नहीं? एक मंत्री के विरुद्ध भी और एक मंत्री के निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसको क्या कर देना चाहिए? सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी। सिद्धांत में तो है, लोकतंत्र में एकता नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, सिद्धांत नहीं रहेगा, तो बहुत लंबे समय तक लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है कि नहीं? वहाँ पर लिख देंगे, उल्लेखनीय है कि निंदा प्रस्ताव, उल्लेखनीय है कि निंदा प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव एक मंत्री, क्या हुआ? वो लड़का आया कि चला गया? धीरज जी, एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध यदि प्रस्ताव पारित हो जाती है तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है? कोई अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य कहा है। लेकिन अभी क्या कहा मैंने कि लोकतंत्र की सुविधा और सिद्धांत की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए, बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए। अब कोई मंत्री कह दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, भ्रष्टाचार संविधान में किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा, नहीं दीजिए। ठीक है कि नहीं? जनता अंत में जनता की अदालत में जाइएगा, हालांकि भारतीय जनता की मेमोरी बहुत कमजोर होती है, ठीक है कि नहीं? तो जाइएगा, कोई जनता को की मेमोरी यादाश्त मजबूत रह गई तो लगेगा कि ये मंत्री जो है मेरा पैसा हजम किया है, ना होगी और मैं क्या करेगा, बता देगा। ये तकनीकी रूप से तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन शांतता आपने पालन नहीं किया, हटिए, जाइए। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। उसके बाद चौथा क्या है, हो गया निंदा प्रस्ताव, हो गया ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है भाई? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होती है, सबसे पहले तो यही लिख लो, भारत की देन है, भारत की देन है। पुण्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यान रखिए, तो ऐसा संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्था है जो भारत ने दिया है। एक एक ध्यानाकर्षण और दूसरा पुण्यकाल, दोनों जगह लिखाएंगे। अब आपको याद करके रख लेना है या नोट में लिख लीजिएगा स्पष्ट रूप से। पुण्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारत की देन। ये भी आपसे पूछ सकता है संसदीय लोकतंत्र में निम्नलिखित में से नहीं कौन सी देन है? एक निंदा प्रस्ताव, दो ध्यानाकर्षण, तीन शून्य, ए एक दो सही, दो तीन सही है, एक तीन सही है, डी इनमें से कोई नहीं। मैं ऐसे हो बना देगा आपको, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में आप क्या है, फंस जाइए। आशा करता हूँ बातचीत आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे, क्या लिखे? घर के लिए भी छोड़, हाँ घर पे जाके के तब ना हुआ अच्छे विद्यार्थी का लक्षण। सबका मास्टर साहब का है, ठीक है? मास्टर साहब बता दिए कि किस स्तर पे कैसे जा सकता, वो बता दिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए, घर पे जाके उसको फिर देखिए, वीडियो सुनिए क्या कहे थे और क्या कहे थे, तो फिर उसको एक बार देख लो कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या है, तो नोट करके तो ब्रैकेट कर लो, नोट तैयार। नोट तो एक ही बार बनता है अच्छे से। आगे चलिए, कितना बढ़िया इसका है, क्या नाम है, क्या? तहसीन, तहसीन, तहसीन का नोट जितना बढ़िया है, काश ऐसा ही सुंदर इसका यदि दिमाग हो गया रहता तो अगले साल इसी मंच पे आके कहते हम लोग के बीच सफल अभ्यर्थी, ठीक है, तहसीना आ रही हैं, तालियों से इनका स्वागत किया। तो बनाना होगा, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए मेहनत करना हो। मेहनत के लिए समझते हैं ना, मेहनत के लिए रात दिन एक करना, रिवीजन करते रहना। जैसे तुम्हारी बगल में ये बैठी है, ठीक है, तो आधा है लेकिन काम कर रही है, मेहनत नहीं, इसका मेहनत हम विगत महीना दिन से का मेहनत अब परिलक्षित हो।
क्योंकि कोई बात पूछते हैं, जब हम हमारे समक्ष जवाब आती है, क्या तुम्हारा क्या है, हुल्ले रे, जवाब नहीं देती हो, और सब बातों में जवाब देती हो, लेकिन पढ़ने वाला बात में गायब हो जाती है। पढ़ने वाला बात में, चलो मशीन लिखो अच्छे से, मेहनत करो ना, मेहनत करोगी सब संभव है। मेहनत करते हैं तो देखते हैं सूरज पे पहुंच रहे हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाना का मेजरमेंट आज बताया है ना, कौन करता है, कौन सा मीटर करता है, पायरोमीटर करता है नहीं। और वहां तक चांद दक्षिणी ध्रुव तक कोई नहीं गया, और वहां इंडियन पहुंच गया, ठीक है कि नहीं, वहां इंडियन सैटेलाइट्स हैं, तो क्या है, जा रहे हैं, तो मेहनत से ही पहुंचा है, मेहनत से सब कुछ। एपीजे कलाम का आज बता रहे थे, तमिल केवल जानते थे, और इतने बड़े साइंटिस्ट हो, क्या किस कारण से, मेहनत। मेहनती तो ऐसे थे कि शादी का तारीख भी भूल गए, और तुम लोग 2 महीना पहले से ही शादी का तारीख सबको बांटता था, हमारे ब्याह है अब यहाँ नहीं। कलाम और तुम में क्या अंतर है, क्या अंतर है, क्या कलाम साहब को 4 दिन के बाद आया कि भैया कहे थे कि विवाह में आ जाना, मेरा तो विवाह था। 4 दिन के बाद जब पहुंचे तो भैया भी उनके ऐसे ही निकले, कोई बात नहीं छोटे भाई, नहीं आए तो तुम्हारे छोटे भाई से विवाह करा, ठीक है कि नहीं। उस समय तो मोबाइल वोबाइल था नहीं, ठीक है, फिर चिट्ठी चलती, फिर 1 सप्ताह के बाद पहुंचती, तब तक कलाम साहब अपने पहुंच के कि भैया कुछ कहे थे क्या, तो आपकी चिट्ठी आई थी, विवाह कराऊं, आ गया हूँ। मोबाइल ये लड़की बैठी रहेगी क्या, आगे लिखो नेक्स्ट। तुम लोग ऐसी गलती मत करना। हम लोग तो सर 1 दिन पहले ही कहिएगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं ना, 1 दिन पहले भी नहीं पहुंचना है। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग, हाँ किसकी देन है, दूसरा पॉइंट लिखो, 1954 ईस्वी में, 1954 में लाया गया, एक व्यक्ति के द्वारा भी लाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक व्यक्ति के द्वारा भी लाया जा सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा भी लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा भी लाया जा सकता है, ओके। तो क्या होता है सर इसमें, नहीं ध्यानाकर्षण, कहीं रेल दुर्घटना हो गई, आजकल देश में रेल दुर्घटना बहुत होती, रेल दुर्घटना हो गई तो जवाब कौन देगा, मंत्री देगा जवाब, ठीक है कि नहीं, बताएगा इस कारण से हुई, मैं और क्या कर रहा हूँ, कुहासा को कंट्रोल करने के लिए, कुहासा के कारण हुआ, रेलवे ट्रैक के कारण हुआ, कुछ कहेगा, तो हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम सेमपितुद्रा कमेटी को के अनुशंसा को फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ तो कहेगा, तो मंत्री को जवाब देना पड़ता, किस किस प्रस्ताव में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसके मंत्री हमेशा क्या रहते हैं, अपडेट रहते हैं अपने विभाग के प्रति। और उन्हें लगता है ऐसी कोई प्रश्न उठाए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, तो जनता का जो प्रश्न है ये हैं, या विधायक पूछते हैं विधानमंडल में, वो प्रश्न उनका थोड़ी होता है, वो प्रश्न जनता का होता है, तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, तो उनका जो प्रश्न पूछा जाता है मंत्री आप देंगे। नेक्स्ट आगे चलिए, क्या है, कहाँ है हम लोग, ध्यानाकर्षण हो गया। अब आइए ध्यानाकर्षण के बाद एक कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, कंफ्यूजन, केवल लोकसभा, लिखेंगे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। हम चार्ट बना के शंकर भेजना, देखूंगा बढ़िया से लाल पीला हरा में, ये बना के संसद के विभिन्न प्रस्ताव के चार्ट, एकदम भूलोगे ही नहीं कभी। हम लोग कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा भी, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा भी, एक व्यक्ति के द्वारा भी, एक व्यक्ति के द्वारा भी। अब इसका परिभाषा लिख लो, इसके द्वारा लिखेंगे कटौती प्रस्ताव के द्वारा,
कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार योजना के लिए मांगी गई राशि में सरकार के योजना में मांगी गई राशि में मांगी गई राशि में मांगी गई राशि में कटौती की जा सकती 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 यह तीन प्रकार की होती या तीन प्रकार की होती यह तीन प्रकार की होती है पहला यह तीन प्रकार की होती है पहला है नीतिगत कटौती नीतिगत कटौती नीतिगत कटौती नीतिगत कटौती नीतिगत कटौती ये नीतिगत कटौती क्या होती है तो लिखिएगा नीतिगत कटौती में इसका उद्देश्य सरकार के किसी नीति को अस्वीकृत करना होता है सरकार के किसी नीति को अस्वीकृत करना होता है सरकार के किसी नीति को अस्वीकृत करना होता है नीरज जी पिंटू आएगा तो रोक के रखिएगा ठीक है नीरज जी नीरज पिंटू जी आएंगे तो रोक के रखिएगा पिंटू चला गया क्या कहिएगा रुकने के लिए कहाँ थे हम लोग नीतिगत कटौती इसका उद्देश्य सरकार के किसी नीति को अस्वीकृत करना होता है इसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार द्वारा मांगी गई सरकार के द्वारा मांगी गई राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए सरकार द्वारा मांगी गई राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिए जाए 1 रुपया कर दिया जाए तो ये कौन सी कटौती होगी ये नीतिगत कटौती होगी कौन सी कटौती होगी नीतिगत कटौती होगा अंडरलाइन करो उसको 1 रुपया को नीतिगत 1 रुपया तुम सब बात भूल भी जाओ आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि नीतिगत 1 रुपया दूसरा लिख देंगे आर्थिक कटौती इसका उद्देश्य आर्थिक कटौती इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाना होता है सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाना होता है सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाना होता है और इसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार के द्वारा
सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में से, सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में से, सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में से एक निश्चित सीमा, एक निश्चित सीमा में कमी कर दी जाए। एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित सीमा में कमी कर दी जाए। एक निश्चित सीमा में कमी कर दी जाए। एक निश्चित सीमा में, देखो आर्थिक कटौती में क्या होगा, निश्चित सीमा। नीतिगत कटौती में क्या होगा, 1 रुपया। तो निश्चित जो लिखे हो उसको अंडरलाइन कर दो, तुम उस लाइन को भी याद करके रख लोगे तो भी काफी है। तीसरा है, अच्छा आर्थिक कटौती का उद्देश्य क्या है, नामी आर्थिक कटौती, मतलब मितव्ययिता को लाना है, कहाँ, सरकार के स्तर। और तीसरा क्या है, तीसरा है सांकेतिक कटौती, टोकन कटौती, सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती, ठीक है। इसके द्वारा सरकार द्वारा मांगी गई रुपए में से, सरकार द्वारा मांगी गई रुपए में से सरकार द्वारा मांगी गई राशि में से 100 रुपए की राशि, 100 रुपए की राशि कम कर दी जाती है। 100 रुपए की राशि कम कर दी जाती है। 100 रुपए की राशि कम कर दी जाती है। भारत में अधिकांश यही प्रस्ताव प्रभावी है। भारत में अधिकांश कटौती, सांकेतिक जो कटौती है वही प्रभावी है। अधिकांश जो कटौती है उसमें सांकेतिक ही क्या है, चलता है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य सी भी पूछता रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रस्ताव में कौन सा बहुमत चाहिए, क्या, बिल्कुल, वेरी गुड। तो लिख देंगे नोट में, सभी कटौती प्रस्ताव में साधारण बहुमत ही अपेक्षित है। नोट में लिख देना, सभी, 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 सभी प्रस्ताव में, कटौती प्रस्ताव में, सभी कटौती प्रस्ताव में साधारण बहुमत ही प्रभावी है। साधारण बहुमत ही प्रभावी है। प्रभावी है, साधारण बहुमत ही प्रभावी है, ठीक है। साधारण बहुमत ही प्रभावी है। तो इन चीजों को ध्यान में करके रखिएगा, ठीक है। तो नोट खत्म हो गया। अब आइए शून्यकाल, नहीं, हाँ शून्यकाल, तो लिखिए शून्यकाल। ये क्लोजर है, ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार का क्लोजर्स है, जिसमें शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, कंगारू समापन होता है। तो लिखेंगे पहले शून्यकाल। शून्यकाल यह प्रश्नकाल के बाद की अवस्था है। यह प्रश्नकाल के बाद की अवस्था है और संसदीय लोकतंत्र में भारत की ही देन है। और संसदीय लोकतंत्र में भारत की ही देन है। संसदीय लोकतंत्र में भारत की ही देन है। 12 बजे यह प्रस्ताव शुरू होता है बिना पूर्व सूचना के मुख्य मुद्दे पर। 12 बजे यह प्रस्ताव शुरू होता है, इसलिए इसको शून्यकाल कहते हैं। भोजन अवकाश के पहले 12 बजे यह प्रस्ताव शुरू होता है, इसलिए शून्यकाल कहते हैं। 12 बजे यह प्रस्ताव शुरू होता है, इसलिए शून्यकाल कहते हैं।
तो पूछेगा परीक्षा में कि शून्यकाल क्यों कहते हैं? शून्यकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 12 बजे शुरू होता है। जब नेपाल में, देखो क्वेश्चन को कैसे पूछा था, इसी परीक्षा में मैंने देखा था 2007 में जब संविधान बन रहा था नेपाल में, तो पूछा कि नेपाल में हाल ही में शून्यकाल को अपने संसदीय व्यवस्था में इंट्रोड्यूस, यह व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो दिमाग है तो भारत मारेगा, तो दिमाग नहीं है इटली मारेगा, फ्रांस मारेगा, बड़ा बड़ा देश का नाम बोलेगा। आज जबकि मैं बता दूं, हालांकि यह जब प्रश्न पूछा गया था तो पूरे देश में हल्ला था कि नेपाल का संविधान भारत बना रहा, तो स्वाभाविक है कि जो देश सहयोग देगा तो वो अपना सारा चीज क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कर लेगा। इसलिए नेपाल, भूटान इत्यादि के संविधान से संबंधित कभी कोई प्रश्न हालांकि अब नहीं पूछेगा, चूंकि सामयिक नहीं रहा। जब सामयिक होता है तो जरूर ध्यान रखिए कि भारत यदि किसी देश में संविधान बना रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, भारत ही होगा। हाल ही में फलना देश में, अमुक देश में संविधान बनाए गए, इसमें इन तत्वों को जोड़ा गया, ये कहां से लिया? क्वेश्चन पढ़ के गए क्या? क्वेश्चन आया क्या? ऑफिसर बनने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? और हर जगह हम तो तैयारी करा के भेज देंगे ना। सुबह में कह रहे थे ना कि रोहित शर्मा की गलती, फाइनल तक रोहित ही शर्मा पहुंचाया, लेकिन रोहित शर्मा ही हरा भी दिया, ठीक है कि नहीं? केएल राहुल, सूर्य कुमार और रोहित शर्मा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? रोहित शर्मा। जब 10 रन बन गया था 2 गेंदों पर, तो उसको 16 रन बनाने की जरूरत क्या थी? क्या करता है? थोड़ा सा सिंगल पर वो फोकस करता है। विराट कोहली से सीखने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? वहां पर हुकने की जरूरत नहीं थी, और वो यदि टिका रहता तो 300-350 यूं ही बन जाता। और जैसे ही 350 लेकर आप पहुंचते तो क्या होता, आप जीत जाते, उस दबाव में आप जीत जाते, प्रतिपक्ष दबाव में आ जाता। तो कोच गुरु क्या करेगा? तो सब चीज बता ना देगा। खेलिएगा तो मैच कौन, परीक्षा भवन में कौन बैठेगा? स्वाभाविक है कि आपको उस प्रेशर को झेलना है। कहा कि सर 2 नंबर से मेरा इसलिए छूट गया कि उस दिन बहुत आंधी आ गया था और चारों तरफ से पानी गिर रहा था। हम कहे उसी हॉल में 50 लड़का पास किया, तो बहानाबाजी क्या? उसी हॉल में, उसी सेंटर पर पानी आ गया कि लाइट कट गया कि मरकरी गिर गया कि अंधेरा छा गया, ठीक है कि नहीं? उसमें कम्पीट किया ना भाई। आप नहीं वो किया, वो नहीं वो किया, किया ना 10 आदमी 20 आदमी। तो पीटी में तो हर 2-4 के बाद एक रोल नंबर रहता है, ठीक है? तो ये बहानाबाजी क्या? आपने उस प्रेशर को नहीं झेला, आप कुछ एक्स्ट्रा कर बैठे, आप वही रोहित शर्मा की तरह एक्स्ट्रा कर बैठे। एक्स्ट्रा कर बैठे तो क्या हुआ? वही हश्र हुआ, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो, ठीक है? कहाँ थे हम लोग? ठीक है, शून्यकाल हो गया। तो शून्यकाल वाला क्वेश्चन को समझा भी दिए, परीक्षा में बता भी दिए कि परीक्षा में एक बार प्रश्न कैसे आया तो कैसे उसको जवाब। हालांकि साधारण प्रश्न था, क्योंकि जिस साल पूछा उस साल सब जगह चर्चा में था। अभी के लिए नहीं, आपका जनरेशन 2007 में कितना बड़ा होगा जी? तुम गली में जो है सो ठीक से बटन भी, पैंट भी नहीं पहन पा रहा हो, इसको क्या देख के हंसते हो? सबका वही हाल होगा। 10-5 आदमी को छोड़ दीजिए, सब लोग छोटे छोटे होंगे 15 साल पहले, ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट है कि 15 साल पहले 2006-7 की बातें हैं। उस समय क्या था, चर्चा में रहा, ठीक है कि नहीं? हमने बता भी दिया आपको कि उस साल किसी में पूरा, ठीक है? कैसे पूछा तो देखा, ऐसे यदि पूछता, ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है कि संसदीय लोकतंत्र में कौन से 2 टूल्स, अभी बता भी रहे थे, शून्यकाल और स्थानाकर्षण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शून्यकाल हो गया। दूसरा है गिलोटीन। गिलोटीन, गिलोटीन, गिलोटीन होता है किसी विधेयक को, क्या? वेरी गुड। किसी विधेयक को बिना बहस, किसी विधेयक को बिना बहस पारित कर दी जाती है, पारित कर दी जाती है। किसी विधेयक को बिना बहस पारित कर दी जाती है, गिलोटीन कहलाती है।
गिलोटीन कहलाती, गिलोटीन कहलाती, गिलोटीन कहलाती, क्या कहलाती है? गिलोटीन कहलाती। ओके, नेक्स्ट, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, देखो प्रश्नकाल में नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न पूछा जाता है। सदन का जो पहला सत्र आरंभ होता है, हम भी पूछते हैं आपसे, कल कहाँ थे, क्या क्या पढ़े थे, किसी से दूठों को उठा के पूछ ली। तो प्रश्नकाल से ही शुरुआत होती है सत्र की। तो प्रश्नकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है, और एक अल्प सूचना वाले प्रश्न। 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला तारांकित, तारांकित प्रश्न होता है। तारांकित क्या होता है? तारांकित होता है कि जैसे हम अधिकांश पूछते हैं क्या, तारांकित मतलब मौखिक। तो मौखिक में पूरक भी होता है। मौखिक में प्रश्न कैसा होता है? पूरक भी हो सकता है, अच्छा बताओ इसके बाद। लेकिन एक होता है लिखित और तारांकित, वो भी लेते हैं सप्ताह में 2-4 दिनों पे, कभी कभी डेली भी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? हमारी तो योजना ही है कि 50 प्रश्न आपको देना है। ठीक है कि नहीं? चूंकि आज लंबी कक्षा थी इसलिए आज नहीं लिए हैं, लेकिन भविष्य में होगा ही। तो ध्यान रखिएगा कि अब तो आप इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि बड़े मजे में 50 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस टाइप का, जो कमीशन के लिए महत्वपूर्ण है, वो पूछा जा सकता है। और क्योंकि रात में रोज 25 क्वेश्चन आपको बता भी रहे हैं, वो भी मिसलेनियस स्वरूप का ही होता है, करेंट और मिसलेनियस। ठीक है कि नहीं? वो 25 तो रहता नहीं, उसमें कितनी चीज रहती है? यदि आप सब चीज तथ्यों को जोड़ लें तो 50, 60, 70 मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? और सब धीरे धीरे बनाते चलिए, और जो सामयिक है वही बताते भी हैं। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि तारांकित हुआ क्या? मौखिक। और तारांकित क्या हुआ? लिखित। तो लिखित में पूरक नहीं ना होगा। हम कहेंगे कभी कि देखो 150 क्वेश्चन की जल्दी से लिखो, तो 151वां क्वेश्चन ये होगा? कभी नहीं होगा। हम जब भी पूछेंगे तो पूरक प्रश्न किस में होगा? मौखिक में ही हो सकता है। तो लिखिए, तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, मौखिक होते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं। ठीक है? जबकि जबकि अतारांकित प्रश्न, जबकि अतारांकित प्रश्न लिखित दिए जाते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं होते 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 हैं। ठीक है? तो पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। और तीसरा है अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न में है कि 10 दिन का निर्धारित समय का जिस प्रश्न में पालन नहीं किया जाता है, 10 दिन के निर्धारित समय का पालन नहीं किया जाता है, उसे 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 क्या कहते हैं? अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। ओके, चलिए। अब हो गया खत्म। तो ये पार्ट भी खत्म हो गया। भाग 5 जो विभिन्न प्रस्ताव था,
अब विभिन्न छोटे छोटे कुछ बिंदु थे, उसको मैंने समाप्त कर दिया। अब आता है भाग 6। इसमें क्या आएगा? विधेयक। वो जो 3 विधेयक है उसका एकदम क्लियर कट कंसेप्शन रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे विधेयक, 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 विधेयक। उसको ऐसा करो, एक चार्ट में पढ़ लो। तो किसमें पढ़ लीजिए? विधेयक। चार विधेयक होगा: साधारण, संविधान संशोधन, धन और वित्त। 4 विधेयक होगा ना? पहला क्या लिखेंगे? साधारण विधेयक। दूसरा क्या लिखेंगे? संविधान संशोधन। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखिए। और तीसरा क्या है? धन विधेयक। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं सदन में प्रस्तुत। पहला हेडलाइन क्या होगा? रुको रुको रुको, थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा लाल पीला करने दो ना। सदन में प्रस्तुत, ठीक है? अच्छा, समझ में आ गई? तो लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, लाल पीला रहेगा तब ना हरियाणा से ही फोन करता है, ओ सर जी नमस्कार। घबरा जाते हैं हम। और सुबह सुबह फोन करेगा, ओ सर जी जीडी की बैच शुरू हो गई क्या आपके यहाँ ऑनलाइन? हरियाणा से करेगा, पंजाब से करेगा। वहाँ सेना का, जीडी सबका बड़ा महत्ता है, ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ जैसे लड़का एकदम शुरू से सोचता है कि साहब जी आईएएस बनना है सर, वहां से सोचेगा फिर नीचे तक जाएगा, ठीक है? अच्छा, बीच में फिर पूछेगा सर बीपी का भी चलता है? हो जाए सर, बिहार एसएससी का शुरू किया है क्या? देखो शुरू कहाँ से किया। और और वहाँ का लड़का अपना एकदम फिक्स रहता है, उसका बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है कि नहीं? अब हम भी तो यूट्यूबिया हो गए हैं, नहीं? लेकिन हमारे यूट्यूबिया में अन्य में क्या अंतर है? हम कंप्लीट क्लास देते हैं यूट्यूबिया, ये नहीं कि 10 मिनट का हम देते हैं। हम जो भी देते हैं हम 5वीं कक्षा भेजेंगे, कंप्लीट भेजेंगे कि कोई बच्चा कंप्लीट देख ले, ठीक है कि नहीं? उसको कहीं एकदम शुरू से शुभ प्रभात शुभ संध्या से शुरू होता है और लास्ट तक वंदे मातरम जय हिंद जय भारत तक हो। वेरी गुड, इसमें एकदम आगे है ये। लेकिन यदि अभी हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ तुम, अच्छा सब चीज पढ़े हैं ना आप लोग, बता तो सकते हैं कि साधारण बहुमत, साधारण विधेयक कहाँ होता है? अच्छा रुको, तुम ही से शुरू करें, चलो तुम ही शुरू करो। पहला साधारण विधेयक, वेरी गुड। किसी भी सदन में संविधान संशोधन, वेरी गुड, तेज है। धन विधेयक, अरे वाह, मिजाज खुश कर। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, धन वित्त में लोकसभा की भूमिका अधिक है। अच्छा अभी लिखा भी देंगे कि लोकसभा की अन्य शक्ति कहाँ अधिक है। तो धन भी अभी बताए भी थे शायद हम, विशेष शक्ति बताए थे ना जी लोकसभा में। हो गया ना क्लियर? बैठो, वेरी गुड, तुम उठो। राष्ट्रपति की अनुमति, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति की अनुमति। सीधे बोलना है, जरूरी है कि नहीं? बताओ।
किसमें जरूरी? संविधान संशोधन में। वेरी गुड। धन विधेयक में, वित्त विधेयक में जरूरी है कि नहीं है? ठीक है नहीं, तुम लटपटा रहा है। इसमें भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो, उठो जी। अच्छा, हम देखते हैं पूछताछ में तुम पीछे हो जाता है। खड़ा हो। बहुमत, बहुमत कैसा बहुमत रहना चाहिए? साधारण विधेयक वाला में साधारण बहुमत रहना चाहिए। वेरी गुड। संविधान संशोधन में बोलो। करवा गया तुम। संविधान संशोधन में विशेष बहुमत, विशेष है। चलो तुम बैठो। बच्चा है, तुमसे 2 ही क्वेश्चन पूछे। तहसीन, खड़ी हो। लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा सॉरी, धन विधेयक और वित्त विधेयक में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके सम्मान में ताली बजा दो। आज पहली बार हमको इतना अच्छा उत्तर दिए। बैठो। साधारण, साधारण, साधारण का मतलब यहाँ क्या है? बहुमत। ऐसा नहीं कि हाँ, बहुमत, बहु का मत नहीं, बहुमत। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है गतिरोध। गतिरोध हो जाए तो क्या होगा? शंकर बाबू, तुमसे थोड़ा सा टिकलिस टाइप का पूछेंगे। गतिरोध बताओ। ओ, क्या करना होगा? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं वो सब तो डिस्क्राइब। ये हम यहाँ चार्ट न बना दे रहे हैं, सब बात तो लिख नहीं सकते। दूसरा, संविधान संशोधन में गतिरोध हो जाएगा तो हाँ, तुम बताओ ना, गतिरोध हो जाने पे क्या होगा? उस विधेयक का क्या हाल होगा? जब गतिरोध, हम तो गतिरोध हो गया, समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन समझा करो यार। विधेयक समाप्त। तीसरा, गतिरोध हो जाने पर, गतिरोध हो ही नहीं सकता, 14 दिन के अंदर उसको पास करना है। लोकसभा जब पारित कर देगा तो गतिरोध करेगा तो भी पास समझा जाएगा। तो क्या है ये? माने राज्यसभा अधिकतम 14 दिन का है, तो गतिरोध की स्थिति यहाँ नहीं है। गतिरोध की स्थिति कहाँ होगी? यहाँ तो टाइम सीमा क्या कर दिया कि 14 दिन, और नहीं तो पास। आप विचार दीजिए कि सुझाव है, ये सुझाव अमुक अमुक बिंदु पे सुझाव है, फॉलो अप करना, लोकसभा करे या न करे। वित्त विधेयक नहीं, वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक है। ठीक है कि नहीं? वित्त विधेयक में भी हम संयुक्त बैठक करा सकते। और इसका फैसला कौन करता है कि धन है कि वित्त है? इसका फैसला करता है स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं? फैसला करते। अरे है ना, पहले भी बताए हैं। बैठो। नेक्स्ट, अब गतिरोध के बाद सैद्धांतिक और व्यवहारिक शक्ति। इस आधार पे हम इसको सैद्धांतिक एवं सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शक्ति। ठीक है कि नहीं? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शक्ति में लिखेंगे
कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। चलो तुम बताओ, कौन बताना चाहता है तो बताएंगे, लिखेंगे पहले। साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति। लोकसभा बराबर राज्यसभा। लोकसभा बराबर राज्यसभा। लोकसभा बराबर राज्यसभा। लोकसभा बराबर राज्यसभा। लोकसभा बराबर, लेकिन व्यवहारिक में क्या है? लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा है। भी बताए थे ना, ये तो हुआ प्रिंसिपली, ये हुआ प्रिंसिपली मैंने सैद्धांतिक रूप से। व्यवहारिक रूप से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्ति रखती, ये हुआ व्यवहारिक। ये क्या हुआ? व्यवहारिक शक्ति। इसमें क्या है? संविधान संशोधन में लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, दोनों के पास समान शक्ति है, दोनों के पास समान शक्ति है। अब इसमें क्या होगा जी? इसमें लोकसभा ग्रेटर देन, और इसमें भी सेम है कि लोकसभा दिखता है वित्त विधेयक में कि लोकसभा राज्यसभा समान है, लेकिन व्यवहार में क्या है? अधिक है। तो लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शक्ति। एक और हो सकता है, राष्ट्रपति के पास इस चारों विधेयक में क्या विकल्प है? राष्ट्रपति के पास इस चारों विधेयक में विकल्प क्या है? तो लास्ट है राष्ट्रपति के पास विकल्प। हाँ लिख दे, ये लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? राष्ट्रपति के पास विकल्प। राष्ट्रपति के पास विकल्प। राष्ट्रपति के पास विकल्प, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? तो लिखेंगे साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। 3 विकल्प है: सहमति, असहमति, पुनः विचार। सहमति, या तो सहमति दे दे, या असहमति दे दे, या पुनः विचार दे दे। या तो सहमति दे दे, या असहमति दे दे, या पुनः विचार दे दे। या तो सहमति दे दे, या असहमति दे दे, या पुनः विचार दे दे। ठीक है। साधारण विधेयक संविधान संशोधन में क्या है? एकदम बाध्य है कि सहमति देना है। सहमति, सहमति बाध्यकारी। सहमति क्या है? बाध्यकारी है। सहमति क्या है? बाध्यकारी है। और धन विधेयक में क्या है? दोनों है, सहमति या, तो लिख देंगे सहमति या असहमति। सहमति या असहमति। सहमति या, सहमति दे भी सकता है और सहमति, और इसमें तीनों विकल्प है। वित्त विधेयक में तीनों विकल्प है। 3 विकल्प क्या है बताओ जी? सहमति, असहमति, पुनः विचार। सहमति, असहमति और पुनः विचार। सहमति, असहमति और पुनः विचार। पुनः विचार, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये भाग 5 था, भाग 6 था। तो भाग 6 भी क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं? और लास्ट क्या बचता है? बूस्टर फैक्ट। लास्ट क्या बचता है? बूस्टर फैक्ट, भाग 7। अब लिखो भाग 7, तब जाकर क्या होगा? विधायिका कंप्लीट होगी। 3 क्लास की बातें आपके सहयोग से एक ही कक्षा में एक कक्षा है, कई कक्षा है सर,
ठीक है, चलो। तो साधारण दिन रहता क्या करते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा में, अभी तो आपका 2 सत्र खत्म हुआ, तीसरा सत्र अब शुरू होता है। तो तीसरा सत्र में क्या लिखेंगे, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट 7वां भाग 7, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट में लिखेंगे उल्लेखनीय है कि लोकसभा की अन्य शक्ति, लोकसभा की अन्य शक्ति धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, कटौती प्रस्ताव, धन विधेयक, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आपात की समाप्ति का प्रस्ताव, एवं राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव, समाप्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में पारित होता, सिर्फ लोकसभा में पारित होता। ठीक है, तो समानता कहां कहां है, लोकसभा राज्यसभा के शक्ति में समानता कहां है, पहला संविधान संशोधन में है, दूसरा निर्वाचन संबंधी है, हटाने संबंधी है, विभिन्न पदाधिकारियों को हटाने के संदर्भ में समानता है, इसके बाद आपातकाल के अनुमोदन में समानता है। तो जहां जहां समानता मैंने बताया, कानून के निर्माण में समानता है, ठीक है कि नहीं, तो जहां जहां समानता है वो देख लिया आपने। और जहां जहां असमानता है, तो असमानता कहाँ, लोकसभा की जो अन्य शक्ति है वो राज्यसभा के संदर्भ में क्या असमान है, और राज्यसभा की जो अन्य शक्ति है, राज्यसभा की अन्य शक्ति 2 है सीधे तौर पर, एक 249 और 2 312, और एक और अन्य शक्ति है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो स्पीच सिर्फ कहां पारित सबसे पहले शुरू होगी, राज्यसभा में ही शुरू होगी। तो जहां पे राज्यसभा की अन्य शक्ति लिखे है वहां पे एक लाइन और लिख देना, राज्यसभा का लिखे है ना अन्य शक्ति, 2 महत्व विशिष्ट शक्ति लिखे होंगे ना कहीं पर, हाँ लिखे हैं, वहां पे लिख दो। तीसरा, अनुच्छेद 67 बी के अनुसार, अनुच्छेद 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो आपसे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा मुख्य परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है, वो क्वेश्चन में का कंक्लूजन नहीं होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से लोकसभा की शक्ति अधिक प्रतीत होती है, परंतु राज्यसभा की शक्ति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह दूसरे दर्जे की नहीं है, बल्कि भारत की जो उस सदन द्वितीय सदन है उसे विशेष शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 67 की तरह, अनुच्छेद
67 के अंतर्गत। ये होगा आपका कंक्लूजन का बिंदु। इसके बाद तब लिखेंगे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कानून के निर्माण से लेकर हटाने की प्रक्रिया से लेकर जो समान जहां पर है उसके आधार पे हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, एक दूसरे का पूरक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। लोकसभा मुख्य परीक्षा का एक अलग कॉपी पेज बना लीजिए, ठीक है, और जिसको भविष्य में लिखिए। फिर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति कई बिंदुओं पे समानता के साथ साथ कई बिंदुओं पे समानता के साथ साथ कई बिंदुओं पे समानता के साथ साथ असमानताएं दृष्टिगोचर होती है। आप कहां तक सहमत हैं, परिचर्चा करें। आप कहां तक सहमत हैं, परिचर्चा करें। परिचर्चा करें। क्या राज्यसभा की कोई प्रासंगिकता है, स्पष्ट करें। या ऐसे लिख दे, क्या राज्यसभा अप्रासंगिक संस्था है? क्या राज्यसभा अप्रासंगिक संस्था है? चर्चा करें। क्या राज्यसभा अप्रासंगिक संस्था है? परिचर्चा करें। ठीक है, तो आंसर आपका तैयार। जब आपसे पूछे कि राज्यसभा अप्रासंगिक संस्था है तो ये लिखिएगा कि वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि राज्यसभा राज्य परिषद का, पहले आप बताइए कि क्या कहना चाहते, आपने इतने देर की कक्षा में क्या समझा कि मैं कहूंगा कि राज्यसभा अप्रासंगिक संस्था। आप इसको जस्टिफाई कीजिए कि सर अप्रासंगिक है, लेकिन बावजूद इसके कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आप जस्टिफाई कीजिए इसको। राहुल, नाम तो सुना ही होगा, बताओ। अरे ओके, बताइए। मैं कहता हूं कि नॉन रिलीवेंट है। नॉन रिलीवेंट इसीलिए है कि प्रांतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन दलीय निष्ठा है, इसलिए प्रांतीय हित स्पष्ट नहीं हो पाता है। राज्य का हित यदि स्पष्ट होता तो विशेष राज्य की दर्जे की मांग अलग से बिहार सरकार के विधानमंडल को पारित नहीं करना। आज मैं आप लोगों को एक आंकड़ा भी भेजा था, क्या था? तो नहीं गया, अच्छा अब चला जाएगा रात में। आज किसी पेपर में आया भी है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों। रखे रहिएगा उसके हर कटिंग को, ठीक है, सेव करके रखे रहिएगा। मेंस में बहुत काम देगा, पीटी में भी तथ्यों के दृष्टि से आया था। पीटी में आया है ना, तब कहती है नहीं आया है। देखिए आया था, नहीं आया था? आता है, इसमें नहीं आया। 70वीं में है ना जुड़ी हुई, तो फिर कब आया था, कितने बजे आया था? घर का नंबर जुड़ा हुआ है तो फिर मोबाइल की क्या, मोबाइल तुम्हारे पास रहता है, तुमको बुक वाला जो फोन करेगा वो रहेगा, और लक्ष्य जो फोन जाता है वो नहीं रहेगा। कैसी? तो फिर आज जाके पढ़ना, कल पूछेंगे, ठीक है, नहीं तो सीधे कान उखाड़ लेंगे। ठीक है, समझना, इतना कान पड़ा हुआ है उस डब्बा में। चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे कि क्षेत्रीय हित का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन क्षेत्रीय नहीं है। मैं कह रहा हूं विकासशील देश में, विकासशील देश में राज्यसभा अतिरिक्त खर्चा बढ़ाता है नहीं। विकासशील देश के अलावा मैं कहता हूं कि राज्यसभा जो हारे हुए राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए एक बेहतर शरण स्थली, उसके माध्यम से भी वो क्या है, पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं अप्रासंगिक है, तो इस आधार पे क्या है, अप्रासंगिक है। आपको जस्टिफाई करना है कि
यह सही है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर अप्रासंगिकता दिख रही है। बावजूद इसके कि राज्यसभा के पास अन्य शक्तियां प्राप्त है, अनुच्छेद 249, 312 और अनुच्छेद 67 बी के तरह, इसके कारण संसद की भूमिका संतुलित और परिपक्व दिखाई। तो जस्टिफाई कीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्य, कई सदस्य ऐसे होते हैं जो चुनाव की जटिल प्रक्रिया से नहीं जा सकते हैं। उनके योग्यता, अनुभव नीति निर्माण और कानून के निर्माण में आवश्यक होता है। इस दृष्टि से राज्यसभा की प्रासंगिकता है। जस्टिफाई करोगे ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम नहीं पढ़ाए हैं? कोई ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं पढ़ाया? ठीक है कि नहीं? आपने उन सारे बिंदु को पढ़ा। अब आपके कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, कि आपकी लेखन की कला कैसी है, उस आधार पे उसको आप जस्टिफाई कर दें। ठीक है कि नहीं? विशेष मुख्य परीक्षा में इसीलिए कहते हैं लिखो, लिखोगे तभी समझ में आएगा। लिखो कूड़ा के दान में फेंको। अपने जब अच्छा लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। हम तो एक बार देखते हैं, हटाओ उसको, देखो, क्योंकि जब वो एंगल ही नहीं है तो बेकार है। तुम सीधे जाओगे राज्यसभा की भूमिका उतार के ले आओगे तो कहाँ क्वेश्चन का आंसर हुआ? क्वेश्चन का आंसर के अनुसार आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। और वो सारी चर्चा मैं अपनी इस कक्षा में कर चुका होता हूँ। लिखाए, बिंदुवार लिखाए, नहीं लिखाए तो अलग चीज, रिकॉर्डिंग है। जा करके फिर उन बिंदुओं को देख लो, उसको घर पे जाकर फिर नोट कर लो। ठीक है कि नहीं? और फिर जब सारा चीज कंपाइल्ड हो गया तो फिर अपनी भाषा में सोच करके लिखो। फिर अपनी भाषा में उसको सोच करके लिखिए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये जब काम करेंगे तो नहीं होगी। एक और क्वेश्चन लिख लो। बूस्टर फैक्ट लिखा रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन और लिख लो। हाल के संदर्भ में, हाल के दशकों के संदर्भ में, हाल के दशकों के संदर्भ में संसद की भूमिका, संसद की भूमिका कमजोर और पतनशील अवस्था की ओर, कमजोर और पतनशील अवस्था की ओर है। ओर है। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। ठीक है? तो पहले इसमें क्या करेंगे कि संसद का इंट्रो देंगे, संसद की भूमिका देंगे। लेकिन बदलते समय में संसद कमजोर हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है? कि कार्य दिवस कम हो रहा है। पहली बार ओम बिरला साहब ने संभाला तो कार्य दिवस के ऊपर फोकस किया, नहीं तो कार्य दिवस की संख्या क्या हो रही थी? कम हो रही थी। लगातार साइन डे हो रहा था, अनिश्चितकालीन स्थगन। ठीक है कि नहीं? एक। दूसरा, संसद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चले गए। एडीआर का रिपोर्ट दे दीजिए कि कितने अपराधी हैं, 141, 153 जो भी हैं। ठीक है कि नहीं? उस जब भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जाएंगे तो संसद का बातचीत, वाद विवाद, बहस का स्तर क्या होगा? पहले का जो बातचीत बहस का स्तर होता था वो क्या होता था? उच्च कोटि का होता। अभी भी कुछ संसद सदस्य के बातचीत का स्तर बड़ा उच्च कोटि का होता। मनोज झा उसमें एक महत्वपूर्ण है जो राज्यसभा में करते, या डॉक्टर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का जो पुत्र हैं उनके बातचीत का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि उनके बातचीत का स्तर क्या होता है? बड़े निम्न कोटि का, कमजोर होता है। ठीक है? असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं? आंख उख भी मारने लगे हैं भाई आज। असंसदीय चीज कि आप वुड बी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करना। ठीक है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आपके अंदर उस तरह की गंभीरता रहनी चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा राजनीति का जो बार बार स्थगन होता है छोटे छोटे मुद्दों पर, ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी, ये पॉलिटिकल अपरिपक्वता का क्या है? सूचक है। इसके अलावा मैंने कमलनाथ को देखा
कि कमलनाथ जब संसद सदस्य नहीं थे तो उनके पास 11 करोड़ रुपए, और जब से संसद सदस्य बने या मुख्यमंत्री बने 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति। मतलब कि आजकल के संसद, मैंने एक जगह पढ़ा कि 10 करोड़ रुपए में संसद मैंने लोकसभा की सीटें खरीद ली। मैंने एक जगह पढ़ा कि किसी ने 5 करोड़ रुपया दिया, एक राजनीतिक पार्टी है जो ईमानदारी की दुहाई देती है, 5 करोड़ रुपया चंदा दिया उसको राज्यसभा का सदस्य। मैंने एक जगह पढ़ा कि संसद सदस्य बनने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर, ठीक है कि नहीं। दक्षिण भारत में सोना का चेन पहनता है सबसे ज्यादा वही संसद सदस्य है कि 10-20 किलो, केवल मंगल सूत्र छोड़ दीजिए तो सारा सूत्र पहनता, ठीक है कि नहीं। हाथ में, कान में, बाली में, माथा में, देखते होगे कुछ कुछ फोटो सब आता होगा, तुम लोग भी देखते होगे। उसमें एक संसद सदस्य भी है। कुछ संसद सदस्य घोटालों में रहते हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से संसदीय गरिमा प्रभावित होती, और संसद सदस्य बनने का उद्देश्य जनता की सेवा की जगह न होकर अपने व्यवसायिक उद्यम को बढ़ावा देना हो, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कई संसद सदस्य कहते हैं हम तो कई संसद में गए हुए नहीं खेलो, ठीक है कि नहीं। जब सदस्यता 60 दिन से अधिक की अनुपस्थिति हो जाती है तब उनको लगता है कि तकनीकी तौर पे अब खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो जाकर एक बार सम्मिलित हो जाते हैं, और जाकर सम्मिलित होते हैं और जाकर सो जाते हैं। तो ये भी है कि संसद की बैठक को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, और लगातार आप देखिएगा लोग का कितना बार कहे हैं कि का हो तो लगता होगा ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जाके बैठ जाइए, है कि नहीं। बार बार मैं कहता हूं, समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात। तो संसद सदस्य क्या है, लगातार अनुपस्थित होते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सब ऐसे लगातार अनुपस्थिति का मतलब आप देखते होंगे टीवी पे कि लोकसभा का सत्र है, 60-70 लोग बैठे हैं, कोरम केवल पूरा है, कोरम के लिए 1/10 सदस्य चाहिए, तो कोरम केवल पूरा होता है। उसके अलावा क्या है कि जो 543 सदस्य हैं, ठीक है, 10% छोड़ दिया जाए तो रहना चाहिए, बहस में हिस्सा लेना चाहिए। हमने अपने लोकसभा के संसद सदस्य को क्यों भेजा है, हमारे स्थानीय मुद्दों को संसद में उठाने के लिए, नीति निर्माण, और क्यों मैंने मनोज झा की और डॉक्टर चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र की तारीफ की है, क्योंकि अक्सर मैं या आप लोग भी फॉलो अप करते होंगे कि उनके बातों में कितनी विचार और कितने सारगर्भिता रहती है, सभी कुछ को काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल मुद्दा, हर मुद्दे पर उनकी व्याख्यान तथ्यों से भी भरी होती है, तर्कों से भी भरी हो, तथ्य और तर्क का अद्भुत सामंजस्य रहता है, और अपनी बातों को वो संसद सदस्य के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। इससे संसद की गरिमा बढ़ती है। लेकिन आप एक दूसरे पे कुर्सी फोड़ दीजिए, नहीं तो कुर्सी फोड़ दीजिए, एक दूसरे के विरुद्ध आप गाली गलौज करने लगिए, संसद की गरिमा बढ़ेगी या घटेगी। नहीं, कैसे कैसे शब्दों का लोग उपयोग करने लगे हैं, और पहले तो संसद के बाहर उन शब्दों का उपयोग होता था, अब संसद के अंदर उपयोग होने लगा है। बिहार के 2 सांसद थे, आज से कुछ वर्ष पहले बीच संसद में ही एक दूसरे से भिड़ गए। क्या तुमको वहां तो देखे ही थे, यहां भी देख लेंगे। क्या संदेश जाएगा इस बच्चे पर, बच्चे पे जो भविष्य में अधिकारी बनने की सपना देखती है, ये बच्चे पर क्या प्रभाव जाएगा। चलो ये तो भाई बच्चे से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये तो अभी बच्चा है। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो, बुलाते हैं, बैठो, पूजा आ गई है, ठीक है। देखो एगो पूजा आई है बीपीएससी कंप्लीट करके, बात समझी, तुम देखना कितनी बच्ची है, तुम्हारी तरह एसएससी से कंप्लीट की है, बड़ा महान काम की है, बड़ा संघर्ष उसका रहा है, ठीक है कि नहीं। बैठो, हाँ तुम भी बैठो, ये भी बैठो, घबराओ मत, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, घबरा रही है पसीने पसीने, सर हमको बच्चा, अच्छा ठीक है तुम बड़ी हो गई हो। बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम तुमको वहां भी देखे थे, सहरसा में भी देखे थे, और संसद में भी देखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये सब पॉइंट्स क्या है, ये सब पॉइंट संसद के। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि संसद का पतन हो रहा है,
मैंने बताया कि 1970 के दशक में पॉलिटिकल जो चुनाव हो रहे थे उसमें हमने अपराधियों का जो भाग है उसको सुनिश्चित उसका सहारा लिया। मध्य प्रदेश में पहले, उत्तर प्रदेश में पहले पॉलिटिशियन सब चंबल के डाकू का सहारा लेते। तो चंबल वाला विधानसभा होता था तो निश्चिंत रहता था कि डाकू मेरे पक्ष में है तो मेरा ये 15-20 सीट क्या है, सुरक्षित। इससे किसी भी राजनीतिक संस्था का गरिमा बहाल होगा कि कमजोर होगा। पहले कहते थे ना राजनीति का अपराधीकरण, नहीं, अब क्या हो गया, अपराध जब भी आप 150 की संख्या में एडीआर का रिपोर्ट आता, ठीक है, उसमें कई के संसद सदस्यों के ऊपर हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमा चलाए, लेकिन अनशन के दौरान कोई सार्वजनिक व्यवस्था को आप भंग किए वो मुकदमा, और आपके किसी के ऊपर रेप, लूट, हत्या, बलात्कार का मामला है, डकैती का मामला है, वो मामला, दोनों में अंतर है। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई संसद सदस्य यदि व्यवस्था को भंग किया हो तो मामला अलग बनता होता है। क्या पॉलिटिकल पार्टी है, अनशन करना है, प्रदर्शन करना है, पुलिस ने आदेश नहीं दिया फिर भी आप क्या जाते हैं, तो वो एक अलग चीज। लेकिन यदि किसी संसद सदस्य के ऊपर आपकी जानकारी में नहीं होगा, आज से 30 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति गृह राज्य मंत्री बन गए थे जिनके ऊपर 100 मुकदमा था, अररिया किशनगंज का था। 100 देश का गृह राज्य मंत्री बन गए। अभी बिहार में ही कानून मंत्री बन गए, कानून को तोड़ने वाले कानून मंत्री बन गए। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इससे हमारी राजनीतिक संस्था की जो व्यवस्था है वो परिष्कृत होगी, सुविधापूर्ण होगी कि कमजोर होगी? स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। हमारी नीति निर्माण की प्रक्रिया, हमारे कानून निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी कि कमजोर होगी? कमजोर होगी। तो ये सारे बिंदु को उसमें क्या करना है? आंसर तैयार? आंसर तैयार हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से आप सोचिएगा, ढेर सारे आप यदि इतने पॉइंट्स भी आप लिख देते हैं, लिखना शुरू कीजिए ना, ऐसे ही 4 पन्ना हो जाएगा। नहीं कि संसद का रोल के साथ संसद के पतन की प्रक्रिया यदि आप लिखना शुरू कर दीजिएगा तो आपका बूस्टर फैक्ट में हम लोग है, लास्ट में है, ठीक है, लिखेंगे। बड़ी अच्छी जगह पे थे। हाँ, यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहें, तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती। उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती, ठीक है, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती। नेक्स्ट, कोरम के लिए, कोरम समझते हैं ना, कहे थे ना अभी, कम से कम बैठक संचालन के लिए कितने सदस्य की जरूरत होगी कि बैठक चलेगी? ठीक है, तो लिखेंगे कोरम के लिए संसद में 1/10 सदस्य की सहमति आवश्यक। 1/10 सहमति आवश्यक। जबकि जमानत की राशि बचाने के लिए, 1/6 वैध मतों का 1/6 वैध मतों का 1/6 वैध मतों का लाना आवश्यक है। 1/6 वैध मतों का लाना आवश्यक। नेक्स्ट,
विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है। देखेंगे, विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि संसदीय विधि में है। विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि संसदीय विधि में है। संसदीय विधि में है। संसदीय विधि में महत्वपूर्ण है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। महत्वपूर्ण है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। दर्जा मिलता है किस स्थिति में? जब 1/10 ब्रैकेट में 1/10 सीटों की संख्या दल को आती है। 1/10 सीटों की संख्या दल को आती है। मतलब कि लोकसभा में 543 है, वर्तमान में तो 55 सदस्य कम से कम होना चाहिए। और याद रखिएगा कि पहली बार वैधानिक मान्यता विपक्ष को के नेता के रूप में किस समय दी गई? 1977 से पहले वैधानिक मान्यता नहीं थी। आज भी नहीं। आज भी कोई विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि 1/10 नहीं लाए हैं। पहली बार 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। और लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता वैधानिक तौर पे किसे माना गया था? राम सुभग सिंह को। और राज्यसभा में, वेरी गुड, राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी को। तो लिखिएगा, भूलेंगे नहीं। 1977 ईस्वी में 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 पहली बार विपक्ष के नेता को पहली बार विपक्ष के नेता को पहली बार विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई। वैधानिक मान्यता दी गई। और इस कड़ी में लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह थे। जबकि 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 राज्यसभा में जबकि राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी जबकि राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा पद है जो गैर संसद के रूप में महान्यायवादी एकमात्र ऐसा पद है जो गैर संसद के रूप में संसद में भाग लेते हैं। जो गैर संसद के रूप में संसद में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। गैर संसद के रूप में संसद में भाग लेते हैं। पढ़े हैं ना? नेक्स्ट, अनुच्छेद 85, जल्दी जल्दी लिखो। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। ठीक है?
अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है और वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। अधिकतम कितना सत्र हो सकता है? कितना भी अनिश्चित। 3 तो है ही, लेकिन यदि पूछे अधिकतम कितना तो कितना भी। विशेष सत्र होता है, विभिन्न सत्र हो सकता है। अभी भी बुलाया गया है। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम ठीक है ना हिस्सा है, तो लिखिएगा अधिकतम अनिश्चित। अधिकतम अनिश्चित। वहां एक लाइन लिख देंगे, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट, परंपरा अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट, बजट सत्र फरवरी और मार्च में होता है। बजट सत्र फरवरी और मार्च में होता है। मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र ठीक है, जो राष्ट्रपति तय करते हैं, लिख देंगे ब्रैकेट में, राष्ट्रपति तय करते हैं। और तीसरा है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र जो अंतिम है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ठीक है। उल्लेखनीय एक लाइन लिख देना, उल्लेखनीय कि बजट सत्र में ही, बजट सत्र में ही राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण और, राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की, प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है। जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है, जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है, इन्हें सामयिक, इन्हें सामयिक, सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। इन्हें सामयिक, इन्हें सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। इन्हें सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। टिक लगा दीजिएगा, इन्हें सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। इनका मूल काम लिखेंगे, इनका मूल काम, इनका मूल काम लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना और लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना एवं लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना एवं लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना एवं नए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, एवं नए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना है।
नए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना है। चुनाव करवाना है। नए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना है। फिर लिखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का मूल काम, लोकसभा के अध्यक्ष का मूल काम सदन की व्यवस्था को बनाए रखना, सदन की व्यवस्था को बनाए रखना, धन विधेयक को प्रमाणित करना, धन विधेयक को प्रमाणित करना, धन विधेयक को प्रमाणित करना और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, और दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के अध्यक्ष, दोनों सदनों के, दोनों सदनों की अध्यक्षता करना एवं लोकसभा के सचिवालय पर, एवं लोकसभा के सचिवालय पर, एवं लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण स्थापित करना, लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण स्थापित करना है, नियंत्रण स्थापित करना है। टिक लगा दीजिएगा। क्या करना है? नियंत्रित स्थापित करना, नियंत्रण। एक और काम लिखिए, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के सवाल का निपटारा, 10वीं अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में, अयोग्यता के संदर्भ में निपटारा लोकसभा में स्पीकर करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति। लोकसभा में कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति, न कि राष्ट्रपति। एकदम स्पष्ट लिख दो, न कि राष्ट्रपति, न कि राष्ट्रपति। और दल बदल से संबंधित दो संविधान संशोधन है, एक है 52 और दूसरा 91। तो लिख देंगे दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित दो संशोधन है, दो संशोधन है, प्राय भी हैं ऑलरेडी। एक है 52, दूसरा है 91। हम जब संविधान संशोधन बढ़ा रहे थे तो उसमें परिचर्चा मैंने किया था ना, ठीक है। किसी का संविधान की कोई कक्षा छूट गई हो तो ऑलरेडी यूट्यूब में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। शायद कुछ यूट्यूब पे नहीं है तो मैं भेज दूंगा, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, जिससे कि आजकल में प्ले लिस्ट बन जाएगी यूट्यूब पर जो है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। एक एक कक्षा, हर कक्षा को रिकॉर्डिंग की गई है, विशेषकर मेरी कक्षा का, तो आप तक वो पहुंचा दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। फिलहाल तो आपको यह ध्यान रखना है, क्या लिखे, 52 और जिस समय यह आया था उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और जो अनुसूची थी वो कौन सी अनुसूची थी? जो अनुसूची थी वो 10वीं अनुसूची थी, ठीक है कि नहीं। इतना ही में हाथ दर्द कर गया। अभी तो 4 दिन नहीं न लिए हैं, अभी तो 2 दिन वाला हुआ है। 3 दिन का एक हो गया, 3 दिन का एक कल हो जाएगा, तो हो गया ना हिसाब किताब बराबर।
ये जी सर हो गया, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम कभी 1-2 दिन नहीं ले तो समझो अगला दिन डर के रहो। अगला दिन हो सकता है कि 6 घंटा भी बैठना। तो देख रहे हैं बार बार ऐसे ऐसे बच्चा कर रहा है, तो देख रहे हैं एकदम ऐसे ऐसे कर रही है, तो थोड़ा ऐसा डेवलप कर लो बाबू, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अभी की तत्काल व्यवस्था में तो हम 3 दिन या 4 दिन या जो भी लेंगे, जब भी तो जब भी मेरी कक्षा होगी कम से कम 5 घंटे की, और यदि नियमित लेते हैं तो 2-2.5 घंटा तो कर। ना बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है कि नहीं। और समझी, और किसी दिन टेस्ट लेंगे तो 300, 3 घंटा तक 300 बनाते रहना। सर 300 नहीं लीजिएगा सर, दिमाग हम लोग का ब्रस्ट कर जाएगा। अच्छा 150 तक चलेगा ना, 100, हाँ वो सर ठीक है, 100 वाला, ठीक है। चलो आगे पढ़ो पढ़ो, यही समय है पढ़ने। तो कॉपी उपी बंद कर लीजिए। अरे अभी मेरा बात खत्म कहाँ हुआ, अभी तो 4 बात बाकी है। अब मेरा 4 का मतलब समझते हैं। ओ अच्छा, सब अच्छा। चलो नेक्स्ट। पूजा आई है, पूजा से मिल लेना, पूजा की अभिव्यक्ति सुन लेना। पूजा पूजा का उठने बैठने का देखो कि कितना तहजीब वाली हो गई है, ठीक है। एकदम छोटे से स्तर से उसने उस मुकाम को प्राप्त किया है, तो उससे मिलोगी तब ना तुमको प्रेरणा मिले। लड़कियों के लिए तो सब प्रेरणादायी है कि तुम्हारे पृष्ठभूमि, एक होता है कि बड़े घर का लड़का, बड़े स्तर पे कोई संघर्ष नहीं, बड़ी आसानी से, ठीक है, आईआईटी से किया हो गया। लेकिन एक होता है एकदम जरबत होत सुजान, ठीक है कि नहीं। तो जरबत होत सुजान वाली है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तुम्हारी तरह नहीं कि बुक मंगाती है एनसीईआरटी मोबाइल पर। हम जब बोले तो मुंह केवल बंद रखना है, तो अभिव्यक्त नहीं करना है। देखो देखो, अभी भी आएगी तो अभिव्यक्त नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं। तुम लोग जो हो तो हुल्ले रे सर की बात को काट देती है। हो सकता है किसी दिन सरे को छपाक। नेक्स्ट, ठीक है। हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तब से हम पढ़ा रहे, सब चीज समझा करो ना। जब बोल देखते हो तहसीन से सीखो, इतना ही बड़ी बात बोल देती है मुस्कुरा के, अब जवाब देते। तो जो करना है अब तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही है, जबकि हम सब चीज बोलते हैं उसको, ठीक है कि नहीं। जितना अच्छा कॉपी है उतना अच्छा दिमाग नहीं है। कोशिश कर रही है दिमाग को जागृत करने का, तो मेहनत से जागृत होता है। बताएगी ही मेहनत से कैसे जागृत होता है, हम जो बताएंगे हमसे तुमको प्रेरणा नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक सफल छात्र होगा जो तुम्हारे इस कुर्सी के बीच से निकला है, उससे तुमको क्या मिलेगा, उससे तुमको प्रेरणा मिलेगा। बात समझा कि नहीं समझा। हाँ आगे लिखो। क्या है कि भाग गई पूजा, है ना। अच्छा अच्छा बैठो, बुला रहे हैं तो क्लास खत्म कर लेते हैं। हाँ कहाँ थे हम लोग। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, 52 और 91, और 1985 में 52 आया था राजीव गांधी का। लिखना नहीं है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, संविधान संशोधन में सब लिखा हुआ है। वो तो लोकसभा खत्म कर रहे हैं ना, संसद खत्म कर रहे हैं, तो अब तो लास्ट चल रहा है, तो उसको तो जानकारी चाहिए ही। इसके बाद संसदीय अधिकार होता है, ठीक है, बोलने की आजादी वगैरह है, तो उन सब चीजों को भी समझना है। किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार है, 105 में, तो लिखेंगे संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख, क्या बेटा जा रहे हो। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, आईएएस बनो, खुश रहो, इंजीनियर बनो, नाम रोशन करो। ठीक है, पिंटू है ना। क्यों पिंटू नहीं था क्या, अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, महमूद है ना। ठीक, आज आ जाएगा, आज कहिएगा ऐसा कुछ। बेटा ऑल द बेस्ट। हम्म हाँ थे।
जो ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट, उसमें लिख देंगे ये दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक। ये दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत अधिकार में, व्यक्तिगत अधिकार में, व्यक्तिगत अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कॉमा, और संसद के सत्र शुरू होने से, और संसद के सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले, 40 दिन पहले, और एवं सत्र समाप्ति के, एवं सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद तक, लाइन कर देना, 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कितना दिन पहले? ठीक है, एक और लिख देना, संसद की अवमानना, संसद की अवमानना के लिए, संसद की अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। संसद की अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। कि पटना के एसपी, डीएम, ये सबको बुलाया गया था, तो ये भी ये सामूहिक विशेषाधिकार में आता है। देखा होगा पेपर में कि यदि संसद को ऐसा लगता है कि हमारी गरिमा के विरुद्ध इन लोगों का आचरण किया गया है, इन लोगों के द्वारा आचरण किया गया है, जनप्रतिनिधि में मैंने क्या कहा, ये नहीं कि संसद सदस्य कहीं है तो उसको आम लोगों की तरह ही थूड़ दीजिए। ये संसदीय गरिमा का क्या है, ह्रास है। ठीक है कि नहीं? ये जनप्रतिनिधियों का, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है ना, संसदीय लोकतंत्र में इस दृष्टिकोण का क्या करना है, पालन करना है। इस माइंडसेट में आपको काम करना है। ठीक है कि नहीं? ये और बात है कि आपको ऐसा लगता है कि हम 3 परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो अंगूठा छाप है, वो कम पढ़ा लिखा, हमसे कम योग्य है, और वो संसद सदस्य है या वो मंत्री है, तो क्या मतलब? उसको राजनीतिक अनुभव है, तो समय का अनुभव है, तो पसीने का अनुभव है, पसीना बहाया है जनता के बीच में, सेवा का अनुभव है, और वो जनता के प्रति जवाबदेह है। आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप सिविल सेवक हैं, आप सेवक हैं, आप में हमेशा सेवक का भाव रहना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न भी मैं इंटरव्यू में पूछता हूं, और वो यही प्रश्न मैं पूछता हूं कि क्या एक सेवक में सेवक का भाव होता है? सिविल सेवक में सेवक का भाव होता है? व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं देखा जाता। क्योंकि एक सेवक जब, सिविल सेवक जब सेवा में जाता है तो देखता है सबसे पहले हमको गाड़ी मिला कि नहीं मिला, हमको घोड़ा मिला कि नहीं मिला। उसका जो उद्देश्य है पहला कि हमको आम लोगों की सेवा करना, हमने जो पद ऑब्टेन किया है, हम उसके अकॉर्डिंग जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर पहले उसका दृष्टि होना चाहिए। उसकी जगह उसका दृष्टि कहाँ होता है कि हमको गाड़ी मिला कि नहीं मिला, हमको घोड़ा मिला कि नहीं मिला, ठीक है कि नहीं, हमको ऑफिस मिला कि नहीं मिला, हमको स्टाफ मिला कि नहीं मिला। और उसके लिए बाजाप्ता झंझट भी होती है। ठीक है कि नहीं? उसके लिए बाजाप्ता जो है लिखा पढ़ी भी होती है। ठीक है, तो इस तरह के कई तरह के बिंदु उभर कर सामने आते हैं कि सिविल सेवक में सेवा की भाव की, देखते हो जनता को निकाल बाहर कर देते,
उसी के तुम सेवक हो और उसी से तुमको मिलने का समय नहीं होता, ठीक है कि नहीं, और उसी के लिए तुम हो वहां। तो ये सब आजकल जनसंवाद क्यों चल रहा है? जनसंवाद के पीछे का तर्क वही है कि आप जनता को सुनिए, जनता की समस्या को सुनिए, ऑन स्पॉट यदि सॉल्यूशन दे सकते हैं तो ऑन स्पॉट सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। खैर वो तो एक अलग परिचर्चा है। परिचर्चा के क्रम में मैंने यह बात बताई है कि संसदीय की अवमानना क्या होती है। जब संसद की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो संसदीय गरिमा के विरुद्ध और संसद को दंड देने का अधिकार है, जो अभी पटना के डीएम और एसपी को बुलाया गया। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान में करके रखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि लोकसभा के संदर्भ में इतनी बातें काफी है। और लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में एक अंतिम है कि यदि एक व्यक्ति दोनों संसद के दोनों सदन में निर्वाचित हो जाता है, संसद के दोनों सदन में निर्वाचित हो जाता है, तो कितने दिन के अंदर उसको एक सदन से त्यागपत्र देना होगा? वेरी गुड। तो 10 दिन के भीतर, तो 10 दिन के भीतर उसे त्यागपत्र देना होगा। तो 10 दिन के भीतर उसको त्यागपत्र देना हो। और यदि और यदि और यदि कोई व्यक्ति, कोई संसद नहीं, कोई व्यक्ति, पहले ऐसे लिखो, यदि कोई व्यक्ति संसद में और विधानमंडल में दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो कितने दिन के अंदर त्यागपत्र देना होगा? 14 दिन का। नहीं तो संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। लिखेंगे, नहीं तो संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। नहीं तो संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। पड़ जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और 2 सफल अभ्यर्थी से, जो जिसको मैं देख रहा हूं अपने रूम से, अभिराम जी भी आ गए हैं, एसडीएम साहब भी आ गए हैं। 3 सफल अभ्यर्थी से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। तो इस मंच पर ध्यान रखिए, इस मंच को मैं अब समर्पित करता हूं उन 3 सफल छात्रों को जिन्होंने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और उन्हीं के जुबानी, उनकी कहानी को आप याद रखेंगे। अभिराम जी के मामा जी भी मेरे शिष्य रहे और अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में शायद झंझारपुर या किसी अन्य जगह पर स्थापित भी हैं। मतलब एक जनरेशन की श्रृंखला चल रही है। और अभिराम जी को एसडीएम में, और मेनू और एवं पूजा को भी शायद मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो इन लोगों ने भी सब डिविजनल ऑफिसर एवं अन्य जो अधिकारी हैं, खुद मैंने कहा कि उन्हीं के जुबानी, उनकी कहानी को आप लोग सुनना चाहेंगे। तो तीनों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अभिराम, मीनू कुमारी था और पूजा था, तीनों को मैं सम्मान, आप लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आओ मीनू आओ, स्वागत है, स्वागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत। खुश रहो और उच्चाधिकारी बनो। जब वहां बन जाओ तो राज्यपाल बन जाओ, फिर राष्ट्रपति बन जाओ। खुश रहिए, खुश रहिए। वेरी गुड। अब इसको यहाँ पे ले आओ तो तीनों से अच्छी मुखातिब होंगे आप। तो रिकॉर्डिंग पहले एक बंद कर दो, फिर दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू कर।
है। आइए, आइए, अरे विराम विराम जी।